नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में आधुनिक काल के प्रमुख कवियों का अध्ययन कर रहे थे। हम उसमें हमने पिछली क्लास में महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, इनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 1886 में चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1969 में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था और इनकी माता का नाम काशी देवी था। इनके काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अब देखते हैं इनके उपनाम। दद्दा, नारी उद्धारक कवि, खंड काव्य सम्राट, प्रबंध शिरोमणि, रसिकेंद्र, सामंजस्य का कवि, आधुनिक तुलसीदास, गणपति चंद्र के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि इनको गांधी जी के द्वारा 1936 में दी गई और इनको अंत्य अनुप्रास का स्वामी, हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। मधु उपनाम से इन्होंने माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद किया। सन 1954 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इनका प्रिय छंद हरिगीतिका है। गुप्त जी स्वयं कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि का मात्र कहा है। इनकी शुरुआती रचनाएं वेशुपकारक नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। दो महाकाव्य है और 14 खंड काव्य है। काव्य संकलन रंग में भंग 1909 में प्रकाशित प्रथम संकलन है इनका। इसमें बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत शासकों की वीरता का वर्णन है। अगली रचना है जयदत्त वध 1910 ईस्वी, खंड काव्य माना जाता है इनका। महाभारत की पौराणिक कथा का वर्णन देखने को मिलता है इसमें। अगली रचना है भारत भारती सन 1912 ईस्वी। इस काव्य संकलन में देशभक्ति से संबंधित कविताएं संकलित है। इस रचना के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। इस रचना में 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ में गांधी जी ने इस रचना के कारण 1936 ईस्वी में इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। भारत भारती रचना मुसद्दसे हाली तथा मुसहाद मद्दो जज इस्लाम की प्रतिक्रिया पर लिखा गया। हाली के लेखन के 7 वर्ष बाद ब्रजमोहन दत्तात्रेय केपी की पुस्तक भारत दर्पण और मुसद्दसे केपी की रचना आई, जिसे गुप्त जी प्रभावित हुए। गुप्त जी ने शैली हाली से ली और जमीन खेपी से ली, लेकिन उस पर चढ़ा हुआ रंग उनका अपना है। बचन सिंह का कथन है, भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अब देखते हैं इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां। नीलांबर परिधान हरित पट पर हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या सभी। केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अगली रचना है नक्षत्र निपात 1914 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी। ये इनका खंड काव्य माना जाता है। अगली रचना है पुष्पांजलि शकुंतला 1923 1914 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ। 1923 में इसका संशोधित रूप आया। अगली रचना है पंचवटी 1925। ये इनका खंड काव्य माना जाता है। इसमें लक्ष्मण के चरित्र को उभारा गया है। पंक्तियां हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, रात बीतने पर अब तो मिट्टी बोल दो तुम। चारों चंद्र की चंचल किरणें, इनमें चेवर्ण के आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगली रचना है शेरेंद्री 1926 ईस्वी। शेरेंद्री जो कि द्रौपदी का छद्म नाम है और ये रचना महाभारत की कथा पर आधारित रचना मानी जाती है। इस रचना में दास प्रथा की बुराइयों को उजागर किया गया है। अगली रचना है बकसवार बक संगार खंड, जो कि खंड काव्य है और महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें त्याग व बलिदान का संदेश दिया गया है। अगली रचना है वन वैभव 1927, जो इनका खंड काव्य माना जाता है और यह महाभारत की कथा पर आधारित रचना मानी जाती है। इसमें गंधर्वों द्वारा दुर्योधन को बंदी बनाने पर अर्जुन द्वारा
छुड़ाने का प्रयास की कहानी का वर्णन है। अगली रचना हिंदू 1927 ईस्वी, तिरपतगा 1927, शक्ति 1929 ईस्वी, जंकार 1929 ईस्वी, विकट भट्ट 1929 ईस्वी ऐतिहासिक खंड काव्य माना जाता है इनका। इसमें जोधपुर के एक सरदार की 3 पीढ़ियों द्वारा अपना वचन निभाने की कथा का वर्णन है। इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगली रचना है गुरुकुल 1929 ईस्वी, साकेत। तो फिर साकेत तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है इनकी, 1931 ईस्वी में, और महाकाव्य श्रेणी की रचना है ये। अयोध्या को पाली में साकेत कहा गया। आरंभ, इसका आरंभ सरस्वती वंदना से होता है। राम के जीवन पर आधारित रचना, राम को मानव के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें कुल 12 सर्ग है जिन्हें प्रसंग कहा गया है। सबसे बड़ा सर्ग नवम सर्ग है या प्रसंग है। नवम सर्ग में उर्मिला वीर्य का वर्णन किया गया है। 10वें सर्ग में उर्मिला सरयू को संबोधित करती हुई और उसे अपने जन्म से स्वयंवर तक की कथा कहती है। और इस रचना में फ्लैशबैक यानी कि स्मृति शैली का प्रयोग किया गया है। 11वें प्रसंग में हनुमान भरत से दंड कार्य में लक्ष्मण को शक्ति लगने की कथा सुनाते हैं। 12वें प्रसंग में लक्ष्मण और उर्मिला का पुनर्मिलन दर्शाया गया है। साकेत पर आर्य समाज का प्रभाव देखने को मिलता है और साकेत में प्रेरणा ली है वो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से ली है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख है। काव्य की अपेक्षित नारी रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर का लेख है। इससे भी जो साकेत है उसके लिए प्रेरणा ली गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को जनवादी काव्य कहकर पुकारा है। साकेत नारी चेतना युक्त काव्य माना जाता है। साकेत नारी चेतना युक्त काव्य माना जाता है। साकेत रचना के लिए मैथिलीशरण गुप्त को 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। इसी रचना के आधार पर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास कहा है। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षा में भी कि आधुनिक तुलसीदास किसे कहा जाता है। तो आधुनिक तुलसीदास मैथिलीशरण गुप्त को कहा जाता है। और ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले थे गणपति चंद्रगुप्त। और इस रचना के लेखन में 15 वर्ष का समय लगा, यानी कि 1916 से शुरू हुई है और 1931 में पूर्ण हुई। इससे संबंधित पंक्तियां हैं। उनकी नारियों में उर्मिला का चित्रण सबसे निष्प्रभ और ठंडा है। रोने के अतिरिक्त उसे और कोई काम नहीं है। वीर्य वर्णन के लिए इतने अधिक पृष्ठ खपा देना औचित्यपूर्ण नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। साकेत की भूमिका में इन्होंने लिखा है कि करते तुलसीदास कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। साकेत के बारे में विद्वानों के कथन है। साकेत आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिलीशरण गुप्त कृत साकेत, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगली रचना है इनकी यशोधरा 1933 ईस्वी, जो कि एक खंड काव्य है। चंपू काव्य माना जाता है इनका। चंपू काव्य क्या होता है दोस्तों? चंपू काव्य वो होता है जो गद्य पद्य मिश्रित होता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का चित्रण है यशोधरा काव्य में। नारी के स्वाभिमान को उजागर करने का प्रयास किया गया है इस रचना में। इससे संबंधित पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अगली रचना है द्वापर 1936 ईस्वी, ये इनका खंड काव्य है जिसमें कुल 29 सर्ग हैं। कृष्ण के जीवन पर आधारित रचना। पीतानंद के वात्सल्य का चित्रण किया गया इस रचना में। अगली रचना है सिद्धराज 1936 ईस्वी, ये इनका ऐतिहासिक खंड काव्य माना जाता है। इसमें जय सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। अगली रचना है इनकी जो कि नहुस 1940 ईस्वी, खंड काव्य माना जाता है इनका। महाभारत की पौराणिक कथा पर आधारित रचना। इंद्र का सिंहासन खाली होने पर नहुस को राजा बनाए जाना, इंद्र की पत्नी पर कुदृष्टि डालने तथा ऋषि द्वारा नहुस को शाप दिए जाने की कथा का वर्णन है इस रचना में। अगली रचना है काबा और करबला 1942 ईस्वी, ये इनका खंड काव्य माना जाता है। मुस्लिम संस्कृति तथा इनाम हुसैन के बलिदान का चित्रण है इस रचना में। अगली रचना है पृथ्वीपुत्र प्रदक्षिणा जय भारत 1952 ईस्वी, जिसमें कुल 57 खंड है और इसमें महाभारत की संपूर्ण कथा का खड़ी बोली में वर्णन है। जय भारत हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण है, रामविलास शर्मा का कथन है।
अगली रचना विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी खंड काव्य है। इसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का चित्रण किया गया है। अगली रचना है अंजलि और अधर्य खंड काव्य है। महात्मा गांधी के निधन पर रचित शोक गीत है ये। अगली रचना उच्चवास 1960 ईस्वी, ये भी शोक गीत है। 2 पत्नियों तथा 7 पुत्रियों के देहांत का वर्णन इस रचना में किया गया है। अगली रचना है हिंदू वेतालिका गुरुकुल। अब देखते हैं इनके जो काव्य नाटक है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है तिलोत्तमा 1915 ईस्वी, इसमें पौराणिक कथा का वर्णन है। 5 अंक है इसमें। सुंद और उपसुंद की कथा का वर्णन इस नाटक में देखने को मिलता है। अगला नाटक है चंद्रहास 1916 ईस्वी, पौराणिक कथा का वर्णन, भाग्यवाद का समर्थन किया गया इस नाटक में। अगला नाटक है अनग 1925 ईस्वी, बौद्ध संस्कृति पर आधारित नाटक। महात्मा बुद्ध तथा किसान दोनों को अनग कहा गया है। अनग, तिलोत्तमा और चंद्रहास तीनों काव्य नाटकों को आचार्य शुक्ल जी ने रूपक की संज्ञा प्रदान की है। विशेष तथ्य, गुप्त जी ने मधुप उपनाम से माइकल मधुसूदन की रचना मेघनाद वध का अनुवाद हिंदी में अनुवाद किया है। गुप्त जी ने मार्स की पुत्री जेनी पर जहनी नाम से काव्य की रचना की। अन्य अनुदित रचनाएं जैसे पलासी का युद्ध जो कि वृत्त संग्रह है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनको युग कवि कहकर पुकारा है। अब देखते हैं दोस्तों गुप्त जी के बारे में विद्वानों के कथन। गुप्त जी की सबसे बड़ी विशेषता है उत्तरोत्तर बदली हुई भावनाओं और परिवर्तन को ग्रहण करते चलने की शक्ति। आचार्य शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है गुप्त जी हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं, ये भी शुक्ल जी का कथन है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है गुप्त जी सामंजस्यवादी कवि है, ये भी शुक्ल जी का कथन है। गुप्त जी की शैली सरस्वती शैली है, गुप्त जी का कथन। हरिओद यदि द्विवेदी युग के पहले बड़े कवि है तो गुप्त जी इस युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अगला कथन है गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है, बाबू गुलाब राय का कथन है। द्विवेदी जी में आर्य समाजी मिलिटेंसी थी तो गुप्त जी में वैष्णवी विनम्रता, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है गुप्त जी धर्म से विशिष्टता देतवादी विचारों से गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी थे, ये बच्चन सिंह का कथन है। तो दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते। आज की क्लास में हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में अध्ययन किया है, इनके कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों का अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।